नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। देश का सबसे बड़ा सूबा एक तरफ जहां आगामी विधानसभा का इंतजार कर रहा है यानी उत्तर प्रदेश, तो वहीं आज उत्तर प्रदेश में ही ब्लॉक लेवल के चुनाव भी हुआ है और इससे यूपी गुजरा है। यानी आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव के दौरान दोस्तों जमकर बवाल मचा। बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बागपत, हाथरस, इटावा, फिरोजाबाद, जहां देखो वहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए और कई जगह तो बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। लखीमपुर खीरी में तो बीजेपी समर्थक पुलिस से ही उलझ गए और इससे पहले ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन के दिन भी आपको याद होगा कि लखीमपुर खीरी में एक महिला से बदसलूकी का मामला आया हुआ था, जो कि अभी तक गरमाया हुआ है और जिसके बाद योगी सरकार को कार्रवाई भी करनी पड़ी। उधर इटावा में एसपी सिटी को ही घेर लिया गया और इसके बाद पुलिस को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ा। कई जगह विपक्षी सदस्यों को वोटिंग से रोकने की कोशिश की गई, तो कहीं कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग को लेकर दबाव भी बनाया। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी की मदद करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कुल 825 ब्लॉक प्रमुखों की सीटों में से 349 सीटों पर पहले से ही निर्विरोध चुनाव हो चुका था और ऐसे में 476 सीटों पर ही वोटिंग कराई गई थी, जिसमें बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 349 सीटों में से 334 सीटें उसके समर्थकों के हिस्से में आई हैं, जबकि विपक्ष शुरुआत से ही बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि उसके उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं करने दिया गया। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव में पटखनी खाने के बाद बीजेपी किसी भी तरह से आगामी चुनावों को जीतना चाहती है और उसकी मंशा के अनुसार रिजल्ट तो आ रहे हैं, लेकिन चुनावी हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दोस्तों, वो डराने वाली हैं। और इसी के साथ सवाल पैदा होता है कि क्या योगी को सता रहा है हार का डर? तो आइए इसी सवाल के साथ आज खरी खरी की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए और वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ ही ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। कुछ देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे और उसके अलावा आप दोनों के अलावा स्वागत करता हूं मैं उन तमाम दोस्तों का, साथियों का, शुभचिंतकों का जो हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हो गई है। कुल 825 सीटों में से उत्तर प्रदेश के ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें से 635 सीटों पर जीत बीजेपी ने दर्ज कर ली है और यह दावा किया है योगी आदित्यनाथ ने। और इस दावे के साथ उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा है कि 85% सीट हमारे कब्जे में है। तो इस जीत से साफ साबित हो रहा है कि जनता का रुझान किसके पक्ष में है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यह उठता है कि 825 सीटों के लिए एक तो अगर हम पंचायत चुनावों को देखें तो सबसे पहले अमलेंदु जी को लेकर, जी अमलेंदु जी, सवाल यह है कि 825 ब्लॉक अध्यक्ष पदों के चुनाव के लिए और उसमें से 600 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, बहुत ही कम होता है कि किसी प्रदेश का मुखिया आकर के ब्लॉक लेवल के चुनाव के रिजल्ट पर अपनी चर्चा रखे, अपनी बात रखे। अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम लोगों ने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने इस जीत पे खुशी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि 85% सीटें जो हैं हमारे कब्जे में हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यानी कि विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश को की जनता को किसका साथ मिलने वाला है और हम लोग कितनी अच्छी तैयारी के साथ हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर आप? देखिए, चुनावी प्रक्रिया से पहले तो इस पे कि योगी जी जो स्वयं आकर के बोले हैं और पंचायत चुनाव के ऊपर आकर के बोले हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है वाला मामला है ये सब। जो मोदी जी भी जो है वो भी ऐसे आकर के पंचायत चुनाव पे, ग्राम प्रधान के, हैदराबाद के सभासदी के चुनाव पे पहुंच जाते हैं। तो जिस तरीके से मोदी जी 24 घंटे मेहनत करते हैं चुनाव के लिए, तब योगी जी भी उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की तरीके से। तो अच्छी बात है कि अब जो है मोदी जी को टक्कर मिलने लगी है उनकी पार्टी के अंदर मेहनत के मामले में।
कि अब 24 घंटा जो है योगी जी भी जो है वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। यह अच्छी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, 24 घंटे इसी तरीके से काम करना चाहिए सबको लग करके। जहां तक सवाल ये है कि 600 सीटें जो है वो जीत ली गई हैं और किस तरीके से अब होगा, तो ये जो पूरा परिदृश्य बन रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है, सब दिखाई दे रहा है, ये साफ इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो जंगल राज बन गया है। और उत्तर प्रदेश की तुलना जो है अब दूसरे प्रदेशों से अब नहीं किया जाती, क्योंकि जंगल राज के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे चला गया है और यहाँ एक संस्थागत रूप जो है वो हिंसा को वो अब मिल गया है और सरकार जो है कहा जाए कि सीधे सीधे जो है वो इस हिंसा में जो है आरोपित पाई जा रही है, जो ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है और चीजें देखने को आ रही है। सबसे खराब बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी जो है वो पिट भी रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है वो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से स्वयंसेवक जो है वो बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम वीडियोज जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं वो कितना सच है कितना गलत है ये तो बात की जांच का विषय है, लेकिन जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो दबाव में है। बिल्कुल आपको ठीक याद होगा, ये वही स्थिति बन रही है जिस समय बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी और उसके बाद पुलिस कर्मी जो थे वो किस तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ जो थे वो दिखाई पड़ रहे थे पूरे प्रदेश के अंदर। आज वही स्थिति जो है पूरे प्रदेश के अंदर पाई जा रही है। पुलिस जो है वो अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ एक तरीके से पा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी के आगे। और ये स्थितियां जो है मुझे लगता है ये अच्छी नहीं है। चुनाव आते आते रहेंगे, पंचायत के चुनाव है, मान लीजिए कल को दूसरी सरकार आ जाएगी जो आ भी सकती है, तो फिर वो उस तरीके से बदले भी जाएंगे फिर। तो उसके बाद फिर जो मतलब प्रश्न ये है कि जो लोगों को बंगाल की हिंसा दिखाई देती थी और जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह तक और तमाम जो थे वहां सब दावे कर रहे थे कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और एक सज्जन जो थे वो तो यहाँ दिल्ली भी आ गए थे मांग करने के लिए, कुछ लोग हाईकोर्ट भी पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के लिए नहीं गिराएंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यहाँ सरकार जो है बहुत फेल हो गई है? मुझे लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी नैतिकता का परिचय देना चाहिए। कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिक होंगे ही जो इस नैतिकता के खिलाफ जो खड़े हों। मुझे लगता है कि शायद कुछ नैतिक लोग अभी बचे होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर बचे हैं तो उनको जरूर इस पर आवाज उठानी चाहिए कि ये जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहराव जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये अच्छी चीजें नहीं है और इस पे कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। वो कौन धूमिल कर रहा है, किस तरीके से हो रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी चर्चा करे। हम लोग उस पर क्या चर्चा कर सकते हैं? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके अनुसार तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी कर रहे हैं और बंदूक के बल पे जो है वो मतपत्र लूटे जा रहे हैं, चुनाव लूटे जा रहे हैं। ये सब जो स्थितियां हो रही हैं और चुनाव आयोग जो है वो एकदम जो है मूक दर्शक बना हुआ है। बिल्कुल वो भी जो भारतीय जनता पार्टी का एकदम कार्यकर्ता बनकर के स्वयंसेवक बन के काम कर रहा है। तो ये सब स्थितियां ठीक नहीं है। जी राजीव, बिल्कुल, क्योंकि ये ओपनिंग कमेंट है और चाहूंगा कि थोड़ा सा ओपनिंग के हिसाब से ही दे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे साथी पुष्परंजन जी जुड़े हुए हैं। मुस्कुरा रहे हैं पुष्परंजन जी हमारी बातों को सुनकर, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार कमेंट लिख रहे हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और खासकर वासुदेव कुमार लिख रहे हैं कि ब्लॉक के चुनाव में किसी राज्य के मुखिया का अपने आप को श्रेय ले रहा है तो इसमें मुखिया की मिली भगत है इस गुंडागर्दी में। देखिए ये जो ओवरऑल ये जो गुंडागर्दी हुई है, हिंसक झड़पें हुई हैं, मारपीट हुई है, यहां तक कि एक पुलिस अधिकारी के साथ अगर धक्का मुक्की की खबर है, बदसलूकी की खबर है, तो इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर यह चर्चा भी वाजिब है कि आखिर जब पहली बार हम लोगों ने देखा जब कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराए गए, जिसकी बहुत चर्चा इस ढंग से हुई पुष्परंजन जी कि इस कोरोना काल में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं कराना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव करवाए और वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आई। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे अब उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव हो, और इन अध्यक्ष पदों के चुनाव में जिस प्रकार की धांधली हुई है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, ये चुने हुए प्रतिनिधियों का जो दल है वो चुन करके लाता है। तो ये कितना सही है कितना
कितना कितना वाजिब है, इस पर अपनी पीठ योगी आदित्यनाथ को थपथपानी चाहिए या नहीं थपथपानी चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या ये एक सेमीफाइनल है विधानसभा का? हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है, शायद पुष्परंजन जी मेरी बातों से सहमत होंगे कि ये सेमीफाइनल विधानसभा की तैयारियों के लिए अगर कहें, और उसमें जो झड़पें हैं, जो मारपीट है, जो दंगा फसाद है, जो हुड़दंगई है, ये सब करने का सेमीफाइनल जरूर भाजपा के लिए कहा जा सकता है। और ये अगर इसी गति से अगर भाजपा के कार्यकर्ता चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो आने वाले समय में यह साफ दिखाई दे रहा है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी झड़पें होंगी। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के वोटर्स को, मतदाताओं को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जब वो जाएं तो अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रखें और साथ साथ अपने परिजनों के सुरक्षा का ख्याल भी रखें। सवाल के साथ आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक दो और। प्रीतम यादव जिला अध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं कि शायद ये चुनाव लोकतंत्र के लिए काला दिवस है, ये याद किया जाएगा। दूसरा महाभारत भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में उसकी झलक देखी गई है। मोहम्मद अफजल हैं, कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को एक बार सोचना होगा कि जो आज हुआ है वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जयदीप सिंह कह रहे हैं मोदी मोदी। इश्तियाक आलम कह रहे हैं नमस्कार। फिर मनोवर पेंटर जो है वो कह रहे हैं नमस्कार। फिर किशन कुमार कह रहे हैं चुनाव में धांधली हुई है। इस्लाम अली कह रहे हैं कि अभद्रता को देखना हो तो वीडीसी के सदस्यों के साथ होने वाला व्यवहार देख सकते हैं। फिर कृष्णेंदु भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू नो from the experienced panel that how would people of Uttar Pradesh react to this open gundai of the state machinery। बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी पुष्परंजन जी और अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं और अब सीधे पुष्परंजन जी आपके पास सैयद मिराज भी हैं, गुड डिबेट कह रहे हैं, और कर्नाटक से हमें देख रहे हैं। फिर सागर भी हैं, नमस्कार कह रहे हैं। भूप सिंह हैं हमारे साथ में, मोहम्मद सलीम है, मुस्काद खान है हमारे साथ, अशोक सांगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। आप सभी दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों जो अब तक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में खरी खरी में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं तहे दिल से। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे दो खास साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और पुष्परंजन जी। और चर्चा अभी अमलेंदु उपाध्याय जी ने अपनी बात रखी है और ओपनिंग कमेंट के लिए मैं एक लंबा इंतजार करवा दिया हूं पुष्परंजन जी का। पुष्परंजन जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। इस बदसलूकी अलग अलग ढंग से जो खबरें वहां से आ रही हैं और खासकर सेमीफाइनल की बात हो रही है, क्या यह सेमीफाइनल बदसलूकियों का है? क्या ये सेमीफाइनल मारपीट और ऐसी घटनाओं का जो बहुत पहले किसी जमाने में टीएन शेषन जब एक रिफॉर्म लेकर आए थे, उससे पहले के जमाने में जो चीजें हुआ करती थी चुनाव के दौरान, जो चुनावी हिंसा जिसे नाम दिया जाता था, क्या उसकी तरफ उत्तर प्रदेश को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं? देखिए, आपने ओपनिंग कमेंट पूछा और मैं मुस्कुराया इसलिए कि 3-4 पेज का पत्र जब हम लोग लिखते हैं तो आखिर में लिखा जाता है थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा बोलूंगा, आप ज्यादा समझ लीजिएगा। लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं यूपी के, मनोज कुमार, उनको मैं बधाई देता हूं कि बहुत ही तरीके से कोरोना काल में उन्होंने एक इतिहास रच दिया। हुड़दंगई के बारे में जरा भी चर्चा नहीं की और बताया प्रेस को कि 476 ब्लॉक पंचायत प्रमुख के चुनाव में 334 जो चुने गए हैं वो बीजेपी के हैं। मतलब बहुत ही उन्होंने बधाई एक तरह से खुद ही अनाउंस करके ले ली। और 349 तो कहीं ना कहीं जिस खेल की चर्चा अमलेंदु जी भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, उस पूरे परिदृश्य को सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि ये जो सेमीफाइनल हुआ है, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। ये हम 2022 का भी इंतजार नहीं हुआ, ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द, क्योंकि एक तरह से इस पूरे परिदृश्य में जो मैं शुरू से देख रहा हूं, पिछले 2-3 महीने से जो चीजें देख रहा हूं कि जब पहले चरण अप्रैल मई में क्षेत्र पंचायत वार्ड के सदस्य चुने गए या जिला पंचायत वार्ड के सदस्य चुने गए, क्षेत्रीय पंचायत प्रमुख चुने गए, उस समय जो तमाशा हुआ था वो एक तरह से स्टेट मशीनरी को गांव देहात से लेकर जिले तक कितनी निष्ठा से सरकार के प्रति काम कर रही है, ये एक टेस्ट था जिस टेस्ट में वो लोग पूरा डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिया जाता है। आज जिस तरह से बयान एडीजी प्रशांत कुमार दे रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के अंडर में है,
देखिए, एक एडीजी को क्या ये कहना शोभा देता है कि पिछले पंचायत चुनाव में या पिछले जो ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए थे उसमें जो हिंसा हुई थी उसके मुकाबले कुछ नहीं हुआ इस बार? ये तो कोई नेता बोलता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता बोलता है तो बात उसकी समझ में आती है कि एक पार्टी के एजेंडा के तहत बोल रहा है। मगर एक लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रमुख है प्रशांत कुमार, वो इस तरह के बयान देते हैं तो इसका मतलब है कि वो नेता बन गए हैं, एक तरह से पुलिस अधिकारी नहीं रहे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पटना के हैं, वो आईपीएस हैं और उत्तर प्रदेश कैडर के हैं, और वो इस इच्छा में है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रमुख उनको बनाया जाए, जल्दी से जल्दी अवार्ड मिले। ये वही प्रशांत कुमार हैं जो हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे। तो इनकी भूमिका लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से लेते हुए चुनाव में और अभी के जिस टेस्ट में आए हैं, उससे मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ये चाहेंगे कि अवार्ड विनिंग जिस तरह से इनको मिला है, उस तरह से ये जल्द से जल्द चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करा दिया जाए। भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गेस कर रहा हूं राजीव जी कि ये चुनाव मुझे लगता है कि ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, 22 तक का इंतजार नहीं करेंगे। इसमें पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, कहां से कहां हमारा ग्रास रूट लेवल पे बन चुका है। ओपनिंग कमेंट में इतना ही कहना चाहूंगा। तो बहुत सारी बातें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 4 पन्ने की चिट्ठी के बाद में जब लिखा जाता है कि थोड़ा लिखा है ज्यादा समझना, हालांकि आपने थोड़ा ही बोला और ज्यादा समझ रहा हूं, और आगे आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा बोलिए और ज्यादा समझेंगे हम। खैर, ये थोड़ी सी हम लोग इस बहुत ही सीरियस मुद्दे को थोड़ा सा इस ढंग से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथी भी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए, ये मुद्दा बहुत सीरियस है, इसलिए सीरियस है कि आप अगर इस लोकतंत्र में की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लोकतंत्र में जो संसदीय प्रक्रिया है या लोकतंत्र की जो पंचायती राज प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आप गुजरते हैं और उसमें जनता को अपने मतों का प्रयोग करना होता है, जनप्रतिनिधियों को भी अपने मतों का प्रयोग करना पड़ता है, और उसके बाद अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और वही अभी चल रहा है पंचायत चुनाव के दौरान। पंचायत जो जिला पंचायत चुनाव हुए, और आपको पता है कि जब कोरोना काल में पंचायत चुनाव करवाए गए उत्तर प्रदेश में, तो उसकी किरकिरी भी हुई, और खासकर उस दौरान किरकिरी हुई चुनाव आयोग की, जिससे कहा गया कि इस भयंकर बीमारी के समय, महामारी के समय, कोरोना काल के समय आखिर क्या जरूरत थी कि उत्तर प्रदेश में यह चुनाव करवाया जाए। लेकिन खैर, चुनाव करवाए गए और उसके बाद उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई। चुनाव के दौरान जो चुनाव अधिकारी कार्यरत थे, और आपको पता है दोस्तों कि मैक्सिमम चुनाव अधिकारी यानी चुनाव करवाने के लिए जो लोग जाते हैं बूथों पर, वो उसमें से बहुत लोग टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, और एक लंबी फहरिस्त है जिन लोग इस कोरोना काल में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसको लेकर के भी बहुत चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, और उसके बाद धमकियां चमकियां भी दी गई कि ऐसी बातें और इन खबरों को अफवाह मत फैलाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के ऊपर एनएसए और यूएपीए लगाने की भी बात तक आई। तो खैर, ये अलग है, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद से ही स्थिति ऐसी हो गई है उत्तर प्रदेश में कि एक चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश जा चुका है। पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी की जो सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर, जिसके पास 325 सीटें हैं अपने सहयोगी दलों के साथ में, और अपनी जीत जो है वो पक्का करने के इरादे से अगले चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह करके अभी इस काल में, इस दौरान जो भी चुनाव हो वो हम जीतते जाएं। पंचायत चुनाव में हार मिली, लेकिन उसके बाद अध्यक्ष पद का चुनाव, ब्लॉक अध्यक्ष पद का चुनाव, और उन चुनाव में एन के एन प्रकार जीतने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है। और उसी कोशिश के तहत मारपीट, हिंसक घटनाएं और दबंगई, फिर हर तरह से जो भी कह लें, यहां पर सब कुछ दिखाने देखने की कोशिश हुई। एक महिला के साथ बदसलूकी की खबर आप लोगों को पता ही है कि कैसे उस महिला की साड़ी खींची गई और बिल्कुल चीर हरण का नाम दिया गया। प्रियंका गांधी से लेकर के तमाम विपक्षी दलों ने इस बात को कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। इसके बाद वहां के जो लोकल पुलिस अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया। ये तमाम घटनाएं आप लोगों को पता है, कल भी हम लोग चर्चा के दौरान कर रहे थे। लेकिन आज जो घटना घटी है उसमें एक बदसलूकी की बात ये भी आई है, और कई पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी हुई है। आज एक पत्रकार को दौड़ा कर पीटा गया है, और उस पत्रकार ने बाद में मीडिया को अपनी बाइट दी है। मैं चाहता हूं कि अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि
उस पत्रकार का नाम कृष्णा तिवारी है, जो अपनी जुबानी सुना रहे हैं। सबसे पहले इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा में जो कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है, उनमें से एक हैं कृष्णा तिवारी। उनकी आप बीती जरा दिखाइए, सुनाइए, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आजकल यहां न सिर्फ जो प्रतिनिधि हैं, जो सियासी दल के प्रतिनिधि हैं, वही मारे पीटे जा रहे हैं, बल्कि पत्रकार के साथ भी दबंगई जारी है, और यही उत्तर प्रदेश है। आइए देख लें जरा क्या कहते हैं कृष्णा तिवारी। कृष्णा, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या पूरी अभद्रता पे जिला प्रशासन ने किया है और किसको लेकर ये बवाल हुआ? आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौ जिले में चुनाव चल रहे हैं। मियाँगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी जिले हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है। मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे, हम बांगरमऊ, और दौड़ा रहे थे। तो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था, और हमको मारने पीटने लगे। उसको गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। प्लस वीडियो का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। बस सीडीओ लगातार मीटिंग में आते पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। से किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे, जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछड़ डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे किनारे कर रही है, ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। तो देखा आपने, उल्टा गुस्सा जो है मीडिया पर, और ये आप बीती अपनी सुना रहे हैं। इनका एक विजुअल और भी है, वो लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। कुछ नियम कायदे हैं, उसका पालन करते हुए जब इनकी पिटाई हो रही है, वो विजुअल भी हमारे पास है, लेकिन वो विजुअल हम आपको दोस्तों आप तक नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि कुछ जो हिंसक ऐसी झड़पें होती हैं वो पत्रकारिता में उसको उस ढंग से दिखाना सही नहीं माना जाता है, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इनकी आप बीती जो अपनी जुबानी अपनी कहानी बता रहे थे, वो जरूर आप तक पहुंचाया हमने। अमलेंदु जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। ओपन अब अपना मंच है, और आपकी बातों को यहां हम अपने दर्शकों के बीच रखना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं कि आखिर इसको लेकर के पत्रकार भी पिटा रहे हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी पिटा रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं आपस में भी उनके बीच भी झड़प हो रही है। आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? लेकिन इस सवाल के साथ आऊंगा, कुछ साथी और जुड़ गए हैं, इन लोगों के विचार भी आप लोगों के बीच रख देता हूं। मोहम्मद AR खान हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इस्लाम अली हमारे साथ में हैं, मोहम्मद साबिर अंसारी हेलो कह रहे हैं, असलम चिश्ती जुड़ गए हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, मॉब लिंचिंग, गंगा में बहती हुई लाशें, शिक्षा का पतन, किसानों पर जुल्म, इन सभी मुद्दों को भूलना नहीं चाहिए। मोहम्मद AR खान कहते हैं कि ओवैसी को जैसे बंगाली में घुसने नहीं देना चाहिए। उसके बाद जावेद इकबाल हैं, जो कह रहे हैं जर्नलिस्ट को मारना डेमोक्रेसी को मारने के बराबर है। क्या पत्रकारों को इंसाफ मिलेगा और कब मिलेगा? असलम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आदमखोर और फसादी लोगों ने प्रदेश को जंगल बना दिया है, ये अच्छे दिनों की निशानी है। सुकुमार बनर्जी कह रहे हैं कि वन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन इटावा उत्तर प्रदेश हैज बीन स्लैप्ड टुडे बाय बीजेपी सपोर्टर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर हैं, वो जो हैं उनको भी थप्पड़ मारा गया है, और ये कथित रूप से, और इसका वीडियो भी चल रहा है, कोई अपने ही अधिकारी को बता रहा है पुलिस ऑफिसर, और ये वीडियो भी चल रहा है। हालांकि उसको हम आप तक नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इसलिए जिसकी पुष्टि होती है वही वीडियो आप तक हम दिखाते हैं। सैयद मिराज भी हमारे साथ में। अशोक सांगवान कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल से अधिक पश्चिम बंगाल से अधिक हिंसा होगी। इस हिंसा की झलक पंचायत चुनाव में स्पष्ट नजर आई है। पिछली बार भी बीजेपी के नेता द्वारा भेजे वीडियो से मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। अशोक सांगवान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और नसीम अहमद गुड जॉब कह रहे हैं। रिजवान अहमद भी हमारे साथ हैं। AIMIM गुड पार्टी लिख रहे हैं। साकिर अहमद भी हैं। रहमत अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नसीम अहमद भी हैं। फरहान अली दिल्ली हमारे साथ हैं। फिर नसीम और रहमत, तमाम साकिर, तमाम दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वागत है। देवेंद्र चटर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि यूपी में कुछ हुआ क्या, इसका असर
विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा, इनका कहना है। ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों, इन जवाबों घनश्याम जी भी पूछ रहे हैं। थोड़ा एक दो चार उन लोगों की बातें रख करके फिर आप तक आऊंगा। अमलेंदु जी, घनश्याम लिम्बाडिया जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज स्थापित हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सईद आलम कह रहे हैं कि देश को बचाना है तो बीजेपी को वोट देने से बचना होगा। इरशाद अहमद हैं, गुड इवनिंग सर जी, गुड न्यूज कह रहे हैं। इस्माइल आमिर भी हमारे साथ, मोहम्मद तफसील आलम भी हमारे साथ, फिर मोहम्मद AR खान हमारे साथ, मनोवर पेंटर हमारे साथ में, शेख इकबाल हमारे साथ में हैं, और सागिर अहमद, अरबाज खान। सबको हेलो, सबको नमस्कार, सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सबका इस्तकबाल करता हूं स्वागत में। लेकिन उससे पहले चलूंगा सीधे, हमारे साथ दो साथी मौजूद हैं इस वक्त। पुष्परंजन जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, अभी एक वीडियो आपने देखा, वो पत्रकार का वीडियो था और पत्रकार अपनी आप बीती बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ उनके साथ में। ओवरऑल ये सारी घटनाएं, अब तो जो कार्यकर्ता, जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता, वो सुरक्षित तो है नहीं, साथ साथ पत्रकार भी असुरक्षित हैं। मतलब अगर आप पत्रकारिता करने के लिए जाएंगे इन लोगों के बीच तो आप भी पकड़े जाएंगे, पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे। देखिए राजीव जी, ये कोई पहली घटना नहीं है इस सरकार में पत्रकारों के ऊपर हमले की, और इस सरकार में लगातार पत्रकारों पे हमले बढ़े हैं, फर्जी मुकदमे पत्रकारों के ऊपर बढ़े हैं। अभी शाहजहांपुर में एक FIR दर्ज हुई है, भड़ास फॉर इंडिया, जो मीडिया की खबरें दिखाता है उसके ऊपर। उससे पहले प्रशांत कन्नौजिया को, एक पत्रकार है, उसको दिल्ली से पकड़ के ले जाया गया। एक चैनल के मालिक को, उसके संपादक को यहाँ से नोएडा से पकड़ के ले जाया गया। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं और सबसे ज्यादा पत्रकारों का उत्पीड़न जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये पहले से है। और जब एक पार्टी का बड़ा चेहरा जो है उसका वीडियो अगर वायरल हो जाए, वो पत्रकारों के लिए एक अपशब्द का इस्तेमाल करे, एक गाली का इस्तेमाल करे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और पत्रकारों की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या होगी। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारा जो तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया है वो अभी भी जो है वो गोदी मीडिया पूरी तरीके से बना हुआ है, और उसके अंदर जो है गैरत जो उसकी अभी जागी नहीं है। उसके तमाम संवाददाता जो उत्तर प्रदेश में पीटे जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन मैं हाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा, जैसे पुष्परंजन जी भी कह रहे थे कि वो जो ADG हैं प्रशांत कुमार, और वो जो है वो चाहते हैं कि उनको कुछ जल्दी से मिले। देखिए, असल में अधिकारी जो होता है वो बहुत संतरे की तरह कहा जाए, गिरगिट की तरह कहा जाए, उससे भी ज्यादा तेज जो है वो अपना रंग बदलता है और वो सब चीजें देखता है किस तरीके से। जिन CDO महोदय की बात हो रही है कि उन्होंने उस पत्रकार को मारा, बताया जाता है ये CDO महोदय जो है सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा रहे हैं और JNU के छात्र थे ये, और तमाम TV चैनल्स पे इनके तो बाइक चल रहे थे ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत नारा देते हुए। और इन्होंने जब अपनी शादी करी तो डॉक्टर अम्बेडकर और रमाबाई अम्बेडकर की प्रतिमा रख करके जय भीम लगाकर कुर्सी पर बैठे ये जब इन्होंने, और इनकी जो शादी हुई बताया जाता है कि उसमें जो अखिलेश यादव का जवानी कुर्बान गैंग है उसके तमाम जो थे वो गैंग के सदस्य जो थे वो इनकी शादी में जमकर के नाचे, और अखिलेश यादव की जो भाई हैं बदायूं सांसद रहे हैं, बताया जाता है कि वो भी शायद इनकी शादी में गए थे। कितना सच है कितना गलत ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये चर्चाएं हैं। तो आप देखिए कि अधिकारी किस तरीके से अपना रंग बदलता है और किस तरीके से सत्ता का जो लखैत बन जाता है, ये चीजें देखनी है। कल को दूसरी सरकार आ जाएगी तुरंत उसके लखैत हो जाएंगे। तो ये बहुत खराब स्थिति जो है वो पैदा हो रही है, और मुझे लगता है कि प्रशासन का जिस तरीके से राजनीति करना और बंधुआ मजदूरी जिस तरीके से प्रशासन से करवाई जा रही है, ये एक बहुत खराब स्थिति जो है वो हो रही है, और इसके दुष्परिणाम जो है आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और पत्रकारों के साथ जो ये घटनाएं सब हो रही हैं इस तरीके की, इसके पीछे बड़ी सोची समझी साजिश है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक हो गया, अचानक से जो है पत्रकारों पे हमले हो गए और प्रशासन ने पत्रकारों पे हमले कर दिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पे हमले कर दिए। ये असल में उस जनता को भी सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। जनता जो है जो विरोध के स्वर उठाने की बात करती है, मतलब जनता को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो इन पत्रकारों के बल पे फूल तो इनके बल पे ही जो है वो अपनी आवाज उठाना चाहते हो, सरकार से सवाल करना चाहते हो, प्रशासन से सवाल करना चाहते हो, कहीं घोटाला हो रहा है तो यही पत्रकार तुम्हारी जो खबर बना करके छापते हैं, तो देखो हम उनको कैसे ठिकाने लगाना है। यानी आगे आने वाले समय में जनता जो है वो घोटालों पर भी सवाल ना उठा सके, कानून व्यवस्था खराब हो रही है उस पर कोई सवाल ना उठा सके, शासन प्रशासन की जो गुंडागर्दी चल रही है उस पर कोई जनता जो सवाल ना उठा सके, ये असल में उसकी एक रणनीति के तहत जो है कुल मिलाकर के किया जा रहा है। मुझको लगता है कि एक सोची समझी जो है वो रणनीति है। ऐसा नहीं है कि अचानक से इस तरह की कोई घटना जो अंजाम दे दी गई हो, बहुत आसानी से ये सब चीजें हो जा रही हैं।
और इसके पीछे बाकायदा मतलब नियोजित कार्रवाई जिसको कहा जाए वो सब कुछ है। और छोटे से लेकर बड़े तक जो भारतीय जनता पार्टी के इसमें कहा जाए खासतौर से जो नेतागण हैं और नीति निर्धारक तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब इसमें शामिल है सब पॉलिसी को तैयार करने में। तो ये स्थितियां जो आगे आने वाले समय में खराब होंगी और डेमोक्रेसी के सूचकांक में भी भारत लगातार नीचे गिर रहा है और जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसका जो सूचकांक है उसमें भी लगातार जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं लगातार जो है वो गिरावट आई है, उसमें लगातार खबरें आई हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की खबरें भी लगातार आती रही हैं। तो ये खबरें ऐसी नहीं आ रही हैं, इसी तरीके से आ रही हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी दूध के दुले हुए थोड़े से नहीं है पत्रकारों के मामले में। तो अब मुझे लगता है कि शायद पत्रकारों के मामले को लेकर के सारे राजनीतिक दलों में लगभग जो है एक तरीके से एक आम सहमति सी बन गई है कि इनको जो ठीक रखो वरना ये सब पे सवाल उठाते हैं। तो ये देश की जनता को भी देखना है कि आपकी राजनीति किस तरफ जा रही है और डेमोक्रेसी मतलब जिनको आप वोट देते हैं, जिनको आप चुन करके भेजते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी में सही चाल चरित्र चढ़ा अपनाने की, वो किस दिशा में जा रहे हैं और इस डेमोक्रेसी को किस तरफ ले जा रहे हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल आपसा खां कह रही हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु सर। मोहम्मद AR खान हैं, भारत में वैक्सीन की प्रक्रिया बहुत खराब है कह रहे हैं मोहम्मद AR खान। फिर मोहम्मद सलीम हमारे साथ बने हुए जो कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडाई कर रही है। फिर डिस्ट्रॉयर विवेक कह रहे हैं बीजेपी गाली दे रहे हैं, हालांकि बीजेपी को नहीं करना चाहिए। और सईद आलम भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि वोट किसी एक पार्टी को वोट दे दो जो सभी समझ के लोग को साथ लेकर चले, अपने वोट बर्बाद मत कीजिए। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि उपाध्याय जी सही कह रहे हैं। फिर वासुदेव कुमार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से ज़्यादा डर अब यूपी की जनता को लग रहा है। फिर दानिश अशफाक कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, देश का माहौल खराब हो रहा है। इस्माइल अमीर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सच दिखाना गुनाह है क्योंकि सरकार की पोल खुल गई है। तो बहुत सारे साथी सागर भी हैं, पत्रकारों पर हो रही है हिंसा बंद होनी चाहिए कह रहे हैं। नसीम अहमद हैं, गुड न्यूज कह रहे हैं। महमूद कयूम हैं और महिंदर मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम साथी अपने अपने विचार। सुकुमार बनर्जी हैं, कह रहे हैं कि वाई देयर इज वायलेंस इन यूपी वाइल बीजेपी हैज द majority nobody can claim that violence in UP। ममता बनर्जी इरेस्पॉन्सिबल। अशोक सांगवान कह रहे हैं कि एक उपयोगी आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 60% अपराधी लोग थे जिनमें से 40% गैर जमानती अपराध वाले हैं। ये बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ही उपयोगी आंकड़ा है। मोहम्मद नदीम कह रहे हैं कि सर डीवी का क्या मतलब होता है? डीवी लाइव देश बंधु हमारा अखबार है और देश बंधु डी और बंधु बी दोस्ते डीवी लाइव है। और महिंदर मलिक मलिक कह रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद। रहमत अली हमारे साथ और तमाम साथी। तौसीफ रजा हमारे साथ, बहुत खूब सर कह रहे हैं। उस्मान मलिक भी हमारे साथ में हैं और मोहम्मद सिकंदर हमारे साथ में कह रहे हैं अगर देश को बचाना है तो तमाम सेकुलर पार्टी को एक होना होगा। बिल्कुल सही बात है कि देश को बचाना है तो तमाम सेकुलर पार्टियों को एक होना होगा, लेकिन क्या सेकुलर पार्टियां एक होंगी? उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश से पहले जैसे पश्चिम बंगाल का जिक्र होता था और कहा जाता था कि जो पंचायत स्तर के चुनाव हैं, ब्लॉक लेवल के जो चुनाव हैं, उन चुनावों में जो पार्टी वहां पर रूलिंग पार्टी है यानी जो राज कर रही है, चाहे वो वाम दलों की जब सरकार थी तब या उसके बाद जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सरकार है तब वहां पर दंगा फसाद, हुड़दंग, मारपीट और ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जो लोगों को घरों से बाहर तक निकलने नहीं देती हैं और अपने हिसाब से, अपने दम पर, अपनी गुंडई के दम पर, दंगई जो है वहां उसके दम पर वो लोग अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं। क्या यही स्थिति उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं? क्या यही हाल, यही सूरत हाल आने वाले समय में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा तब होगा? तो यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ एक बड़ा आश्चर्य यह भी है कि आखिर विपक्ष सड़कों पर इसके खिलाफ क्यों नहीं उतरता है? और इसी सवाल के जवाब के लिए सीधे आना चाहूंगा पुष्परंजन जी आपके पास। विपक्ष को आप कहां देखते हैं? और दूसरी बात कि क्या
पश्चिम बंगाल के बाद जो पश्चिम बंगाल को कहा जाता रहा है वो पश्चिम बंगाल अब पिछड़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश काफी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि, और ये सब कुछ सारे विजुअल हैं, कुछ भी यहां कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम एग्जेजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जो बातें आप तक हम तक आती हैं वही बात हम इस कार्यक्रम में भी रख रहे हैं और वहां साफ और सीधी बात हम यही कर रहे हैं कि आखिर जो भी हो, भाजपा के कार्यकर्ता आपस में लड़ें, भाजपा या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ें या कोई और लड़े, लेकिन लड़ाई क्यों होनी चाहिए, क्यों डराना धमकाना चाहिए, क्यों एक प्रतिनिधि एक प्रस्तावक अगर जाता है बूथों तक या ऑफिस तक या कार्यालय तक तो उसे क्यों नहीं जाने दिया जाता है, क्यों किसी महिला के साथ बदसलूकी होती है। और ये सारी घटनाएं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई हैं और आज भी हुई है। इन घटनाओं के बीच आज जब पूरा का पूरा चुनाव संपन्न हुआ है, ब्लॉक अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ प्रेस के सामने आकर के उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है और उन्होंने कहा है कि 85% उत्तर प्रदेश के की जो जिला पंचायत अध्यक्ष के ब्लॉक लेवल के जो चुनाव, ब्लॉक अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उसमें हमारी जीत हुई है। बहुत बधाई हो बीजेपी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इनके साथ, इन बधाई और शुभकामनाओं के साथ एक सवाल जरूर आपके साथ चस्पा है कि आखिर आपके राज्य में ये गुंडई, ये दबंगई, ये मारपीट, ये सब क्यों, आखिर क्यों? ये सवाल तो पूछेगा ही ना, पूरा हिंदुस्तान पूछेगा, पूरा देश पूछेगा। और तब जबकि नजरें सबकी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। क्या कहेंगे पुष्परंजन जी? देखिए क्या क्या सवाल पूछेंगे आप राजीव जी, ये तो इनको ये प्रमाणित करना है कि मैं तुमसे ही बड़ा गुंडा हूं, मेरे पास तुमसे बड़ी लकीर है। अभी देखिए एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 42% जो मोदी मंत्रिमंडल में अभी जो मंत्री हैं उसमें से 42% जो हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, मतलब उन पर केस चल रहा है, आपराधिक मामलों का केस चल रहा है। जो 78 मंत्रिमंडल में मंत्री लाए गए हैं मोदी के, उसमें से 33 मंत्री जो हैं उन पर हत्या, बलात्कार, लूटपाट, चोरी, डकैती, चुनाव में हिंसा, ये तमाम तरह के आरोपी मंत्री लोग हैं। तो उससे बड़ी लकीर उत्तर प्रदेश में आप जब तक नहीं खींचेंगे तब तक राजनीति का अपराधीकरण होगा कैसे? आपको तो ये प्रूफ करना है ना कि हम तुमसे ही बड़े दबंग हैं, तुमसे ही बड़ी लकीर हमारे पास है। आपके जो भी पहले से पोसे हुए गुंडे बदमाश राजनीति में थे, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इन सबों को ठिकाने लगाने में या दुबे को ठिकाने ऊपर पहुंचाने में सब में हम उससे ही बड़े हैं, ये साबित किया है इस शासन ने। तो ये चीजें अगर हम इसे बहुत ज्यादा, अब देखिए हमारी बिरादरी का एक व्यक्ति मारा जाता है उत्तर प्रदेश में, एक भयावह वातावरण बना के रिपोर्टर्स को ये बताया जाता है कि तुम हमारी तरह से हमारे मन मुताबिक रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो मार खाओगे। इससे संज्ञान में लेगा कौन? दिल्ली में अगर प्रेस काउंसिल है और इन चीजों को संज्ञान में ले सकती है, बहुत सारी संस्थाएं जो पत्रकारों की बनी हुई हैं, जो प्रेस क्लब से रैली लेके बोट क्लब तक जाते हैं, वो लोग रैली लेके या मंडी हाउस तक आते हैं कि पत्रकार का उत्पीड़न हो गया, फला चीज हो गया, किसी बड़े पत्रकार के साथ कुछ होता है तो उसे लेके बड़ा मुद्दा बनता है। तो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं अभी हुई हैं उसे संज्ञान में लेना चाहिए, उन पत्रकार संगठनों को भी, और प्रेस काउंसिल की अगर जिम्मेदारी बनती है तो संज्ञान में ले और एक टीम भेजे उत्तर प्रदेश में कि हुआ क्या है, और ये तय हो कि आने वाले चुनाव में कौन जाके रिपोर्टिंग करेगा और किस तरह से रिपोर्टिंग करेगा। इसे चुनाव आयोग को भी सुनिश्चित करना होगा कि आप पत्रकारों की सुरक्षा कराएंगे, पत्रकार निष्पक्ष रिपोर्टिंग करेंगे, इसके लिए उनको भय का वातावरण उनके साथ नहीं होना चाहिए। और जिस अधिकारी ने मारपीट की है, अगर चीरहरण वाले कांड पर सस्पेंड कर सकते हैं पूरे के पूरे उस थाने को, जो लखीमपुर खीरी थाने में सस्पेंशन हुआ है, तो उस व्यक्ति को जो बड़ा सेकुलर और क्या क्या अभी अमलेंदु जी बता रहे थे जिसके बारे में, उसको क्यों नहीं तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड करना चाहिए पत्रकार के साथ मारपीट करने के अभियोग में। ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा, आपने प्रश्न किया कि प्रतिपक्ष इस पूरे मुद्दे पर एक क्यों नहीं है। मायावती को पता नहीं आप कहाँ मानते हैं, किस खेमे में मानते हैं, मोदी के खेमे में मानते हैं, वो सब लोग जानते हैं। अभी मायावती ने क्या बयान दिया कि जिस तरह की हिंसा इस समय उत्तर प्रदेश में हुई है वो पिछले सरकारों में भी हुई है, मतलब वो पिछले सरकारों से उनका सीधा
स्पष्ट नाम लिया उन्होंने कि जो समाजवादी पार्टी का शासन था इससे ज्यादा हिंसा हुई थी पंचायत चुनाव में। मतलब आप एक नेता की हैसियत से आप किसकी मदद कर रही हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के शासन में जो कुछ अभी हुआ है उस घटनाओं को आप एक तरह से सपोर्ट कर रही हैं? वही भाषा बोल रही है मायावती जो वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहे हैं प्रशांत कुमार। आपकी भाषा एक तरह से अपरोक्ष रूप से योगी सरकार को और केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रही है इस तरह के बयान से। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। कांग्रेस चुप है इस पूरे हिंसा वाली घटनाओं को लेके, ये एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके चुनावी समीकरण अलग अलग बनेंगे आगे चल के, लेकिन आप हिंसा के प्रश्न पर, भ्रष्टाचार के प्रश्न पर, महंगाई के प्रश्न पर, कदाचार के प्रश्न पर, गुंडाई के प्रश्न पर आप अपने से अलग अगर दल जमात के लोग हैं उनके साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? ये सवाल कांग्रेस के साथ भी उठ सकता है, ये सवाल दूसरे लोगों के साथ भी उठ सकता है। जी राजीव जी। बिल्कुल, सवाल तो कई हैं और सवाल जो हैं वो अगर पक्ष के ऊपर उठ सकते हैं तो विपक्ष के ऊपर भी, और यही सवाल हम कर रहे हैं कि आखिर विपक्ष कहां है, विपक्ष क्यों नहीं सामने आता है, क्यों ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए ही पूरे के पूरे सवाल दागे जाते हैं, अपने विचारों को रखा जाता है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग लगातार ये इस बात को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि विपक्ष कहां घिरा हुआ है, अपने आप में घिरा हुआ है या कुछ और है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी आवेश तिवारी जी। आवेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आवाज मेरी आ रही होगी आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। और आवेश जी से चर्चा को आगे बढ़ाएं हम। हमारे साथ दो साथी और मौजूद हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, पुष्परंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में जुड़े हुए हैं हमारे तमाम साथी दर्शक हमारे जो इस वक्त अपने अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में और कमेंट के जरिए अपने विचारों को रख रहे हैं। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो लगातार पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आज ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और उस चुनाव में बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई है, और इस जीत पर बीजेपी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मीडिया के सामने आए, अपनी पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 85% जीत जो सीटों पर हमने जीत हासिल कर ली है, और ये साबित करती है इस जीत कि आने वाले विधानसभा में के लिए यहाँ की जनता बीजेपी के पक्ष में है और हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार के हिंसक घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में और वो जारी हैं, और पिछले दिनों जिस प्रकार एक महिला के साथ बदसलूकी हुई और वो खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब तमाम लोगों के बीच पहुंचती है, तब उस थाने के अधिकारियों को, लखीमपुर खीरी में जहां घटना घटी है वहां उस थाने के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, शो कॉज नोटिस दिया जाता है, और साथ साथ अखिलेश यादव जी जो हैं वो बाहर निकलते हैं और अपने बयान देते हैं। फिर मायावती आती हैं, वो उनका अपना बयान आता है, राजभर का बयान आता है, प्रियंका गांधी का बयान आता है। इन तमाम बयानों के साथ इस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। लेकिन आवेश जी, सवाल आपके साथ सीधा यही है कि एक पत्रकार भी आज उसकी भी पिटाई हुई है, उस पर भी हमने चर्चा की, उसकी आप बीती भी हमने, कृष्णा नाम का एक पत्रकार है, उनकी बात भी हम लोगों ने रखी, उनके बाइट्स को भी दिखाया अभी थोड़ी देर पहले और उस पर चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन इस वक्त सीधा यही सवाल आपके साथ में है। आवेश जी का वीडियो जो है वो आउट हो गया है, लेकिन आवेश जी जैसे ही जुड़ेंगे उनके साथ सीधा सवाल यही। आवेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमको? जी बिल्कुल। तो सवाल यही है आवेश जी कि आखिर क्या कारण है, और क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल को छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश काफी आगे हिंसा में निकल चुका है, और जब बीजेपी के ऊपर वार करना चाहिए, जब बीजेपी, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, तब मायावती जी समाजवादी पार्टी की ओर इशारा कर रही हैं। इशारा क्या कर रही हैं? वो सीधी बात कर रही हैं, समाजवादी पार्टी के दिनों को याद कर रही हैं। जब समाजवादी पार्टी को बाहर निकल के आना चाहिए तो वो चुप है, जब कांग्रेस को बाहर निकल के आना चाहिए कांग्रेस भी चुप है। तो एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ पक्ष जो है, और उनके बीच झूलती हुई जनता, आखिर करे तो क्या करे? ये देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ नजर आ रही है, दिख रही है कि मोदी और योगी के बीच जो तनातनी चली पिछले माह,
पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले, उसके बाद योगी जो है अपनी बड़ी लकीर खींचने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और वो बड़ी लकीर योगी किस तरह से खींचेंगे वह साफ नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है। और बंगाल में तो कुछ नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह पत्रकारों को पीटा जा रहा है, जिस तरह महिलाओं को खींची जा रही है, जिस तरह दिन दहाड़े जो प्रत्याशी है, जो चुने हुए सदस्य हैं कि उनका अपहरण किया जा रहा है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मिल करके तमाम विपक्ष का, पत्रकारों का जिस तरह से उत्पीड़न कर रहा है, जिस तरह की हिंसा हो रही है, मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार में भी नहीं देखा था कि इस तरह की चीजें कभी हुआ करती थी। कम से कम मैं आज देख रहा था कि जिस तरह से आपके उन्नाव में सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने जिस तरह से पत्रकार को पीटा है, कृष्णा तिवारी को, वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। आपको बताऊं, ये दिव्यांशु पटेल जेएनयू के पास आउट है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये वही है जिन्होंने बाराबंकी में मस्जिद पे ढालवा दी थी, तो फिर जिनके एसडीएम से प्रमोशन करके जिनको सीडीओ बना दिया गया। अब ये आईएएस प्रोफेशनल ही है। अगर ये आदमी आईएएस बन गया तो ये फुल टाइमर तो क्या करेगा भाई। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं, विपक्ष कहीं नहीं नजर आ रहा। अखिलेश यादव ट्विटर पे दिख रहे हैं, मायावती की अपनी राजनीति है, कांग्रेस ने खामोशी ओढ़ रखी है। ट्विटर, फेसबुक से जनता की सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा थोड़ी ना होगी भाई। लोकतंत्र की रक्षा के लिए गिरफ्तारियां देनी पड़ती है, सड़क पर उतरना पड़ता है, खुलेआम हल्ला बोलना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हल्ला बोला जाता था। बस बहुजन समाज पार्टी थी तब हल्ला बोलती थी बहुजन समाज, मायावती ललकारते की चल गुंडों की छाती पर लगे, मुहर लगेगी हाथी पर। तो उस समय ललकार करके कैडर को अपने कहा जाता था कि सड़क पे उतरो, हल्ला बोल लो। यूपी के हालात बेहद खराब है। अभी तो ये जो दिखाई दिया पंचायत चुनाव में, देखिए एक बात और भी बताऊं, बीजेपी भले वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, वो ग्राम सभा का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, उसके लिए हर चुनाव जीने मरने का सवाल होता है। बीजेपी इस बात को जानती है कि ब्लॉकों पर, जिला पंचायत प्रमुख के पद पर अगर उसके लोग होंगे तो उसको विधानसभा चुनाव में आसानी होगी। एक उदाहरण दिया जाता है समाजवादी पार्टी का कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वैसे ही गुंडई हुआ करती थी। मैंने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या गुंडई होती थी, क्या नहीं होता था। मुझे याद है अच्छी तरह से कि पैसे का लेन देन करके बाकायदे चुनाव, खुद मैं कई जिलों में गवा रहा हूं जहां भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, पैसा ले दे करके ही जिला पंचायत सदस्यों को अध्यक्ष बन जाया करते थे। लेकिन अब तो सीधे बाहुबल का खेल हो रहा है, जिसकी जितनी ताकत है, जिसकी लाठी में जितनी ताकत, वही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा या ब्लॉक प्रमुख बनेगा। और सबसे सर्वाधिक जो दुखद है कि पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, सारी चीफ सेक्रेटरी देख रहे हैं, डीजीपी देख रहे हैं, लेकिन खामोश है बिल्कुल। कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। आपने सुना होगा इटावा में जो सीओ बोल रहा है कि भाजपा के लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर मारा, बम उठाकर, बम लेकर के आए। आप सोचिए कैसे पुलिसिंग होगी, कैसे सरकार चलेगी। अब बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पुलिस का अधिकारी बोलता है कि आपके लोगों ने ऐसा किया तो उस अधिकारी को हटा दोगे। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश पूरी तरह से आतंक प्रदेश बन गया है और मुझे कहीं से कोई संभावना नहीं लगती कि इसमें कोई सुधार होगा। ईश्वर से बस यही मनाना पड़ेगा कि देखिए भैया, विधानसभा चुनावों से पहले कोई बड़ी वारदात न हो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सत्ता चाहती है कि वारदात हो। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हिंसा हो, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हिंसा के दम पर ध्रुवीकरण हो, और विपक्ष को जनता माफ नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की। सारी की सारी पब्लिक जानती है कि इस समय जब कोरोना का इतना बड़ा वो चला कि दूसरी लहर गई और इतने लोगों की मौत हुई और अब ये सब हिंसा का वातावरण है, ये लोग अपने कैडर के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सोचिए मुखिया अखिलेश यादव, भाई ट्विटर पे लिखने से क्या होगा
क्यों नहीं सड़क पर उतर के अपनी गिरफ्तारी देते हो भाई? तुम्हारे लोग मार खाने के लिए है, सपा का कैडर मार खाने के लिए है। कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवपाल सिंह यादव तो पहले ही मुगल प्रधानमंत्री से अपने दामाद के लिए कह चुके हैं वो क्या उतरेंगे सड़क पर। सब एहसान से लदे हुए हैं, मुलायम अलग एहसान से लदे हुए हैं, अखिलेश अलग एहसान से लदे हुए हैं, मायावती अलग एहसान से लदी हुई है। कांग्रेस की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, वो आपसी झगड़े में ही परेशान है। स्थिति में संवेदनशील है उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा, और निसंदेह योगी मोदी के झगड़े के बाद यह योगी की अपने आप को स्थापित करने की कवायद का एक हिस्सा है जो चल रहा है। एक कवायद है, योगी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जैसा आवेश तिवारी जी बता रहे हैं, और इसमें काफी दम लग रहा है इनकी बातों में भी। और ये हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले दिनों आप सबने देखा कि खबरें ऐसी चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, जबकि हटा दिया गया। उधर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, जो 3 महीना पहले बने थे, वो उनको दोबारा हटा दिया गया। यानी कि पिछले 4 महीने में उत्तराखंड ने 3 मुख्यमंत्रियों को देखा। एक तो काफी लंबे समय तक रहे, लेकिन उसके बाद 2 और आगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत, और उसके बाद आप देखिए पुष्पेंद्र सिंह धामी को। तो क्या कुछ रहा उत्तराखंड में वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिर किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि योगी आदित्यनाथ को हटा दे, और जबकि खबरें ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश से भी वहां के मुख्यमंत्री हटाए जा सकते हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या योगी मोदी से ऊपर उठने की एक जुगत में है, और उसी की तैयारियों में एक जो ट्रेलर दिखाया जाता है कि देखिए ये ट्रेलर है, और हम पंचायत चुनाव को हारने के बाद भी, तीसरे नंबर पर आने के बाद भी, उसके बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनको अपने दम पर हम जीत सकते हैं, उसमें अपने प्रतिनिधियों को जिता सकते हैं। और वही यहां पर दिखाई दे रहा है, चाहे जिस भी प्रकार से हो। और कहा जाता है सियासत में साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसे कहते हैं, तो एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, और यहाँ सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे वही दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम दिखा रही है कि यहाँ सब कुछ है और सब कुछ जायज है। बहुत सारे साथी लगातार अपने अपने संदेश लिख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट लेना चाहता हूँ। अशोक सांगवान कह रहे हैं आवाज में व्यवधान है, इको है। अगर इको है जरा उसको ठीक कीजिए, मेरी आवाज अगर इको कर रही है तो। विनोद रावत हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। फिर पल्लव भट्टाचार्य कह रहे हैं कि अगर देश को बचाना है तो तमाम सेकुलर पार्टी को एक होना होगा। मदीना का मुसाफिर भी हैं जो कह रहे हैं यूपी जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज बन गया है। फिर इस्माइल अमीर कह रहे हैं कि बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सभी राजनीतिक दलों को इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए, ईवीएम वैन करने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए। और इसके अलावा तमाम बहुत सारे साथी अपने अपने विचार रख रहे हैं, उनके विचारों को बीच बीच में हम ले भी रहे हैं। अहमद सफी कह रहे हैं कि राजीव जी, अमलेंदु जी नमस्कार, जो कुछ गोदी रिपोर्ट के साथ हुआ ठीक है, क्योंकि इनके आका राम राज्य की बात करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं सबका साथ सबका विकास भी है। मोहम्मद सिकंदर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार सेकुलर पार्टी है। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत, किसानों की जिंदगी और सैनिकों की जान को छोड़कर हमारे देश में सब कुछ महंगा है। नसीम अहमद गुड न्यूज कह रहे हैं। मोहम्मद AR खान भी हैं। पल्लव भट्टाचार्य लगातार। अशोक सांगवान का कहना है कि हिंसा समाज में कोई स्थान नहीं है, हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है। इन सबको देखकर बच्चे और बड़े हिंसक होते जा रहे हैं, क्या फायदा है दिन रात कमाने का। बड़ा दुखद दृश्य है, एक भी नेता अहिंसा को नहीं चाहता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मकसूद कादरी भी हैं हमारे साथ में, अब्दुल कयूम भी हमारे साथ में, नसीम अहमद लगातार, फिर वलील्लाह अंसारी भी हैं, जंगल राज हो गया है कह रहे हैं, और अब्दुल कयूम हेलो कह रहे हैं। और साथ साथ हमारे 3 साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त, और तीनों साथी लगातार अपने विचारों को रख रहे हैं। आवेश तिवारी जी थोड़ा लेट जुड़े हैं लेकिन अपने विचारों को आवेश जी ने अभी रखा है। अमलेंदु उपाध्याय जुड़े हुए हैं, पुष्परंजन जी जुड़े हुए हैं। पुष्परंजन जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा, और सवाल यही है कि आखिर कब तक, कैसे इस तरह की राजनीति को हम देखते रहेंगे, और खासकर उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है,
क्या ये एक झलकी है? क्या ये, जैसा आवेश जी कह रहे थे कि एक अंदरूनी लड़ाई जो है वो बाहर आ रही है? क्या मोदी और योगी की लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ेगी आने वाले समय में, जो हम लोग अभी देख रहे हैं? और खासकर जब कैबिनेट विस्तार की बात, अभी एडीआर की रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे, और उस कैबिनेट विस्तार पे हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं अपने इसी शो में अलग अलग दिनों में, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जनता जो है उत्तर प्रदेश की वो क्यों पिसे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता को तो मैं सलाम करता हूँ इस मायने में, एक आदमी पहाड़ से आके गोरखपुर मठ में मठाधीश बनता है और फिर वहां मुख्यमंत्री बन जाता है। उस सूबे से बाहर के व्यक्ति को आपने स्वीकार किया है, तो उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां दोनों को स्वीकार करनी होगी आपको। मैं एक चीज को, एक भ्रम को कम थोड़ा करना चाहता हूँ। जेएनयू के बारे में जो एक भ्रम है कि वहां से जो पढ़ के निकलता है या जो वहां पर पढ़ रहा है फिलहाल, वो बिल्कुल सत्ता के विरोध में ही वो व्यक्ति होता है, वो जो छात्र होता है। वैसा नहीं है, वहां भी बिकाऊ माल बहुत थे, मुझसे पहले थे, मुझसे बाद में भी हुए। मुझसे जो पहले थे उनमें से दो नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, मेनका गांधी का जो केंद्र में भी है, और जयशंकर का जो विदेश मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण मेरे साथ पढ़ी हुई है, मेरे बैच की है। और मेरे बाद जो है आरसीपी सिंह, जो आरजेडी के नेताओं के अभी मंत्री बने केंद्र में। इन बिकाऊ मालों का मैंने नाम लेके बता रहा हूं कि बिकाऊ माल ये लोग रहे हैं। और इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में आपको कम से कम कई सौ लोग जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग बिकाऊ माल हैं। जो सत्ता के साथ रहना है तो आपको बिक के, आपको अपने मोरल को एक तरफ रख के, अपने प्रमोशन को ध्यान में रख के उनके साथ सत्ता की ताबेदारी करनी है, एक चीज। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आप कर रहे थे, देखिए भुगतना तो उत्तर प्रदेश के लोगों को है, मोदी से विरोध हो या मोदी के समर्थन में हो, भुगतना है, हिंसा होनी है। और उस हिंसा के बदौलत ही आज जो कुछ हुआ है, ये इसकी पृष्ठभूमि है अपने आप में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपने खुद स्वीकारा है कि 12 जिलों में हिंसा की घटना, फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। 14 जिलों में नामांकन के समय ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने आज बयान दिया वो मैं कह रहा हूं, 14 जिलों में नामांकन के समय धांधली हुई है। जिसमें उन जिलों का भी नाम उन्होंने लिया कि उन्नाव में अयोध्या, चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर देहात, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़। और नामांकन पेपर जहां 6 तरह की घटनाएं हुई हैं, हरदोई में, संभल में, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, चित्रकूट, एटा, ऐसी जगहों पर एसपी के प्रत्याशियों को रोका गया है। ये भी पुलिस के उस वरिष्ठ अधिकारी स्वीकार करते हैं। एक बड़ी विचित्र घटना हुई संत कबीर नगर में। वहां एक व्यक्ति अपने पिता के शव यात्रा में निकल गया हुआ था, और उस शव यात्रा से चूंकि उसके वोटिंग की बहुत जरूरत थी, तो उसे वहीं से किडनैप कर लिया गया। शव यात्रा के दौरान जो हाथ में वो जो धुनी वगैरह लेके चलते हैं साथ साथ, उस व्यक्ति को धुनी किसी और को पकड़ा के उसको वहीं से कि जरूरी बात है सुन लो जरा सा, और 4 जीप में उठा के ले गए। मतलब शव यात्रा में भी किडनैपिंग अगर होती है उस बीडीसी मेंबर की, तो ये अपने आप में विचित्र लग रहा है कि आपने किसी भी जगह को अपने हथकर्म जो है, आपके जो हथकर्म है, जो अपराध कर्म है, आपने कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। तो ये चीजें उत्तर प्रदेश के लोगों को देखना है। बंगाल से थोड़ा हट के यहाँ पर हिंसा होगी। हम अगर बंगाल से तुलना करते हैं तो ये भी तुलना नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का अलग अलग इलाकों का अलग अलग चरित्र है, अलग तरीके से वो लोग हिंसा का कैरेक्टर भी अलग है। बनारस में जिस तरह की चीजें डेवलप करते हैं, उससे हम कानपुर से उसकी तुलना नहीं कर सकते, आजमगढ़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते। हर जगह के जो माफिया किंग बैठे हुए हैं उनके तरीके अलग हैं, इसलिए हम बंगाल से उसके आपराधिक चरित्र की तुलना करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बंगाल में उस तरह से रेलवे की ठेकेदारी से लेकर सड़क की ठेकेदारी में जो टोलबाजी बंगाल में होती थी, उत्तर प्रदेश में वो चरित्र दूसरा है। राजनीतिक टोलबाजी बंगाल से हम उसकी तुलना नहीं करें। और हिंसा का चरित्र भी आने वाले चुनाव में बदलेगा, और मोदी जी के मुकाबले वो नहीं बदलेगा। यहाँ पर ये दिखाना है कि हम आपसे ज्यादा हमारी लकीर बड़ी है, और उस लकीर को इनको साबित करना है। जी राजू जी।
जी आवेश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा और सवाल यही है कि क्या जो जैसे अभी पुष्परंजन जी बोल रहे हैं कि हिंसा की जो एक पूरी की पूरी जो एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश है खासकर उत्तर प्रदेश में, और आपको लगता है क्या कि आने वाले समय में हम लोग एक अलग तस्वीर देखेंगे उत्तर प्रदेश में, और जैसा पहले भी मैं कह रहा था भुगतेगी तो जनता ही वहां की, लेकिन अगले 6-8 महीने में आपको लगता है कि जो कुछ अभी चल रहा है इसकी एक और भी बिगड़ती हुई, बिखरती हुई और एक धुंधली या खराब तस्वीर हम देखेंगे आने वाले समय में सियासत की? एक बात राजीव जी बताऊं आपको, बड़ी बात है जिस पर मीडिया ने चर्चा बहुत कम की, इक्का दुक्का लोगों ने कही है, लिखी है। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद से लगातार धर्म विशेष के लोगों, जाति विशेष के लोगों, जाति विशेष के लोगों मतलब कौन? पिछड़े, खासतौर से यादव। धर्म विशेष के लोग मतलब कौन? मुसलमान। उनको अपराधी घोषित करके तमाम लोगों को, जिनमें से कुछ अपराधी थे भी, कुछ नहीं भी थे, तमाम लोगों का इनकाउंटर किया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसे केसेस सैकड़ों की संख्या में है, पुष्परंजन जी जानते होंगे, जिनमें अपराधियों के या कथित अपराधियों के पैर में गोली मार दी गई कि उनका पैर काटना पड़ जाए। आप सोचिए कि मैंने किस तरह से उत्तर प्रदेश का सिस्टम चल रहा था। अब क्या है कि जो भय और दहशत का वातावरण बनाया था योगी आदित्यनाथ ने, उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे। उसका नतीजा ये निकला कि समाजवादी पार्टी का जो कैडर था, जो तमाम पहले अपने बाहुबल का प्रदर्शन करता था, रंगबाजी करता था, वह योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह सोचकर कि मुकदमा हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, वो घर में बैठ गया। अल्पसंख्यकों को सीए एनआरसी के नाम पे इतना उत्पीड़न किया गया कि वो घर पे बैठ गए। पंडितों के, इनका ब्राह्मण वोटर्स जो है, कई ब्राह्मण लोगों का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद ब्राह्मण भी चुप बैठ गए, खामोशी से बैठ गए। आज आपको बताऊं, एक मित्र का फोन आया शाम को, जर्नलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में रहना है और स्थिति यह है भैया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर अगड़ी जातियां चाह जा रही है तो पिछड़ों को वोट नहीं डालने देंगी। इस बार इस तरह की बनाई गई है स्थिति। भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को हम पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने देंगे। एक बात। दूसरी बात, यह बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ अगले 8-9 महीने तक पूरी ताकत लगाकर बड़ी लकीर खींचने की, बड़ी लकीर का मतलब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश करेंगे। वह कोशिश करेंगे कि जिन हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ उनकी सरकार में, जिनकी हक तलफी हुई, जिनके साथ कफन खसोटी हुई कोरोना में, वह लोग भूल जाए। वह चाहेंगे कि यह जो लाखों लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है वह भुला दी जाए और वह मुख्यमंत्री फिर बन जाए। और वो है क्या? योगी आदित्यनाथ इस सच को जानते हैं कि बिना शक्तिहीन योगी आदित्यनाथ, रिपीट कर रहा हूं, बहुत कमजोर होंगे। वह डरते हैं इस बात से कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में रहना और गोरखनाथ धाम में रह करके अपनी सीट को चलाना। वह इस बात को जानते हैं। उनको मालूम है कि मोदी दुश्मन बैठा हुआ है वहां पे, और दूसरी बात कि अगर चुनाव हार गए तो विपक्ष पूरा उनके ऊपर फिर पड़ेगा। इसलिए अब आप पूरी ताकत लगा के यह कोशिश करेंगे। लेकिन योगी आदित्य, देखिए, हिंसा का वातावरण तो बढ़ेगा, ये तो तय। आप देखते जाइए अगले 2, 4, 6, 7 महीनों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है। यह रुक सकता था। शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। यह संतुलन हमने देखा है एक वक्त में, जब मायावती और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच तलवारें खींची हुई थी। उस वक्त शक्ति संतुलन स्थापित हो गया था। उस शक्ति संतुलन की वजह से ही कोई ये होता था कि चढ़ाचढ़ी हो जाती थी, लोग जाकर के अखबार का दफ्तर फूक जाए, लेकिन किसी नेता के घर पे सफाई नहीं होती थी।
हत्याएं नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है। अब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश को इस वक्त विपक्ष की जरूरत है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को की जनता को कोई विकल्प मिल गया, अगर बेहतर विकल्प मिल गया तो उसका हाथ पकड़ के जनता उसके पीछे पीछे चले। योगी आदित्यनाथ इससे डरते हैं। और एक बात और भी बताऊं, अखिलेश यादव वह समय खोते जा रहे हैं जिस समय उन्हें उठ खड़ा होना चाहिए। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि पब्लिक जो है, जनता उत्तर प्रदेश की जो है, वह इस समय अपने किसी मसीहा को खोज रही है। वह हारी हुई है, थकी हुई है, उसने अपने लोगों को खोया है। महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल का दाम चरम पर है, लेकिन नेता न डाला, कहीं कोई नेता नहीं। आश्चर्य है कांग्रेस पर। क्या चुनाव जीतोगे भाई? किस तरह से चुनाव जीतोगे? कैसा चुनाव जीतोगे? आश्चर्य है वामपंथियों पर। ऐसे मुद्दों को लेकर के देश में लड़ाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा सोचिए। एक मित्र ने आज लिखा कि हमको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को सत्ता देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यह सच है कि जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह की घटनाएं घट रही है, उससे जग हसाई बीजेपी की हो रही है। लेकिन भैया, बीजेपी की जग हसाई से थोड़ी ना बीजेपी की सरकार हट जाएगी। विकल्प कहां है? आपके पास विकल्प क्या है? आप विकल्प तो दो। आप उठ के खड़े तो हो सड़क पे उतर के कि हम हैं, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए। अखिलेश यादव उतरे तो वो तो अक्सर झगड़े में लगे हुए। तो कुल मिलाकर के हिंसा का वातावरण और उग्र होगा उत्तर प्रदेश में। योगी मोदी के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और महीना 2 महीना बीता, मुझे लगता है कि 40-45 दिन, अगर साझा विपक्ष या फिर कोई विकल्प नहीं बनता तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से चुन के आएगी। यह भी तैयार लीजिए। तमाम अपराध होने के बावजूद, तमाम हिंसा होने के बावजूद, तमाम उत्पीड़न होने के बावजूद, तमाम दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होने के बावजूद यह सरकार आ जाएगी, क्योंकि विकल्प नहीं है, विपक्ष नहीं है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, और सही कहा आपने कि जिंदा कौमें जो होती हैं वो 5 साल इंतजार नहीं करती और हाथ पकड़कर लेकिन चलना होगा वैसी जनता के साथ में विपक्ष को, ताकि वो जो इंतजार कर रही है और जिस इंतजार की घड़ियों को समाप्त करने की चाहत में धीरे धीरे मतलब नजरें टिकाई हुई है, उनका हाथ पकड़ने वाला, उनका साथ देने वाला विपक्ष का कोई नेता उभर कर आए, उठकर आए। और आज की तारीख में अखिलेश यादव को इस चीज को समझना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। प्रकाश बाबू श्रीवास्तव बहुत दिनों बाद आए हैं, आपका स्वागत करता हूं प्रकाश बाबू, आप इस कार्यक्रम से जुड़े। और बाबूराव राउत हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं नमस्कार राजीव जी, यूपी में जो चल रहा है यही है राम राज्य, अच्छे दिन यही है। कुंदन बिहारी कह रहे हैं कि सर आप अपनी इको माइक सही करें, आवाज सही नहीं आ रही है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि माइक की आवाज ठीक आए, जरा इसका ध्यान रखिए। असलम चिश्ती कह रहे हैं हिस्ट्री शीटर, सीएम का हिस्ट्री शीटर कारनामा पूरा देश देख रहा है। सीमा खातून कह रही हैं कि आवेश तिवारी जी क्या आप बैलेट पेपर पर कुछ बोलेंगे? आवेश जी से बोल रही हैं कि बैलेट पेपर पे भी कुछ बोलिए। सीमा लगातार बैलेट पेपर को लेकर के बात करती हैं, सुनना चाहती हैं और ईवीएम बना बैलेट पेपर भी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में आवेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, बिल्कुल बोलिए आवेश जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, सभी दर्शक जो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, देखिए ईवीएम और बैलेट पेपर का जो झगड़ा है वह हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत हो कि ईवीएम में टेम्परिंग और तमाम चीजों की बात कही जाए, लेकिन सच्चाई की बात यह है, इस सत्यता को मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ईवीएम की टेम्परिंग से कम बीजेपी को चुनाव नहीं जीतती है। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। विपक्ष कमजोर है इसलिए बीजेपी चुनाव जीतती है। यह कहना एकदम गड़बड़ है कि ईवीएम का टेम्पर कैसे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जीत गई, आपकी हार हो गई तो आप कहेंगे कि ईवीएम में टेम्परिंग हो गई। बहुत मुश्किल सी बात है, असंभव सी बात है। और इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी कमजोर नहीं है कि एक पार्टी ईवीएम टेम्पर करके केंद्र में सरकार बना ले, तमाम राज्यों में सरकार बना ले और हम लोग देखते रह जाए।
ऐसा नहीं होता। यह गलतफहमी यह जो हारते हैं चुनाव, उनका अस्त्र है ये कहना कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम टेम्पर हो गया, ये हो गया। हम ये सब बात नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। हमको ये देखना है कि विपक्ष ताकतवर हो और जाकर के अपने झंडे गाड़ दे। चुनाव कैसे जीता जाता है जाकर देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, कैसे चुनाव जीत रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुखी का, यह उसमें ईवीएम टेम्पर नहीं हुआ, पूरा बाहुबल लगा के, सिस्टम लगा के, ताकत लगा के चुनाव जीत गए। यही होगा विधानसभा में, यही होगा फिर लोकसभा में 2024 में। बहानेबाजी करना विपक्ष को बंद करना चाहिए। चुनाव जीतना होता है तो जीत लेता है, गरीब का। मुझे लगता है जीवीएल नरसिम्हा राव की एक और किताब लिखनी पड़ेगी, ईवीएम सही है। सही कह रहे हैं राजीव भैया, बोलिए, आप कमेंट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे साथी अशोक सांगवान कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने सब बैंकों को बर्बाद कर दिया। एनसीएलटी में अब तक 60,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के माफ कर दिए गए। 3 ट्रिलियन के ऊपर इकोनॉमी अब 2 ट्रिलियन 43 की रह गई है। सेबी बेबी बना दिया गया है। नसीम अहमद भी हैं, बहुत सारे, विनोद रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं यूपी में राम राज का राज कायम है, सवाल कर रहे हैं। और सीमा बैलेट की बात तो कर ही रही। बनवारी मीना कह रहे हैं काश ये जनता धर्म को भुलाकर मतदान करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन गुंडों को पनपने का काम ही जनता ने किया है, पनपाने का काम ही जनता ने किया है। बिल्कुल ईवीएम को दोष देना बेकार है। घनश्याम लिबाड़िया कह रहे हैं ये आपकी बात पर हम लोग बिल्कुल ही सहमत नहीं है। घनश्याम लिबाड़िया जी कह रहे हैं कि सहमत नहीं हूं आपकी बात पे। और कुंदन बिहारी जी मेरे पास आ जाइए गुरुग्राम में, वहीं मिलवा देंगे आपको राहुल गांधी जी से। अशोक सांगवान कह रहे हैं, तो मेहताब आलम भी हैं। तमाम साथी अपने अपने विचार, अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन एक बात से आप और हम सब सहमत होंगे घनश्याम लिबाड़िया जी, कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जिस गुंडागर्दी और जिस तरह के जो चीजें जैसी चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो यानी कि चुनाव में या किसी भी ऐसे आयोजन में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, ये सच है। लेकिन साथ साथ अगर सामने वाला फाइटर है तो आपको भी फाइटर बनना होगा। और एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और इस बात को समझना होगा कि कैसे जीत छीनी जाती है, कैसे शेर के मुंह से निवाला निकाला जाता है। और जिस प्रकार जितना एग्रेसिव होकर के बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, अगर ममता बनर्जी की जगह पे कोई और होता तो वो चुनाव हार जाता। और ये भी सच है कि जनता या लक कहें उसी का साथ देता है, किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करे, जो जाकर के, अगर आप कूदेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम इस छलांग को पार, मतलब इस जो ऊंचाई है उसको हम पार कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं और इन सब ऐसी कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं जो आपको नहीं पता है। ये ज्ञान की बातें, यहां बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन करने वाला जो है वही, जो जीता वही सिकंदर जैसे कहते हैं। तो जीतने के लिए आपको छलांग लगानी होगी, जीतने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, जीतने के लिए आपको चाहे शेर से लड़ना हो तो लड़ना होगा, लेकिन एक हौसला रखना होगा। और वो हौसला क्या विपक्ष में इस वक्त, उत्तर प्रदेश के विपक्ष में है, ये देखने वाली बात है। और इस वक्त जबकि कई सारे मुद्दे हैं, आप जान रहे हैं कि कोरोना काल में जैसी स्थिति हुई है, जैसे लाशें उत्तर प्रदेश के नदियों में, गंगा में तैरती हुई मिली हैं, यमुना में तैरती हुई लाशें मिली, उसके बाद विपक्ष क्या कर रहा था? ऑक्सीजन की कमी के कारण जैसे लोग जो हैं तड़प तड़प कर मर गए, उसके लिए विपक्ष क्या कर रहा था? आज गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण जिस प्रकार जनता का हाल बेहाल है, महंगाई का आलम क्या है, ये सब आप जानते हैं। उसके लिए विपक्ष क्या कर रहा है? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने की जरूरत है और विपक्ष को बाहर आने की जरूरत है। सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर ट्वीट कर देने से, अपने बयानों को रिकॉर्ड करके जनता के बीच प्रसारित कर देने से, मीडिया को दे देने से काम नहीं चलने वाला है। और यही बात हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं और इस बात को समझने की जरूरत है, और यही बात मैं भी कह रहा हूं। दोस्तों, यह कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो गया है। हमारे साथ हमारे 3 साथी मौजूद रहे, पुष्परंजन जी, आवेश जी और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप?
अभी विदा चाहते हैं और पुष्परंजन जी, आप लेते हैं तो क्लोजिंग में लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव हुए हैं अभी, इसमें जनता की सहभागिता कहाँ हुई? इसमें तो सर्वाधिक निर्विरोध लोग चुने गए हैं, तो जनता इसमें नहीं है। और वो लिखने वाले भी अब नहीं है कि सिंहासन खाली करो, वो रामधारी सिंह दिनकर नहीं है कि लिखें कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये हर पक्ष को सोचना है, जनता को भी सोचना है और प्रतिपक्ष को भी सोचना है। जी बिल्कुल, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और अगर वो जमाना था तो ये जमाना है कि आप बोल भी नहीं सकते ये बात। फर्क इतना है जमाने जमाने का, लेकिन हिम्मत किसमें है ये देखने वाली बात है। अगर एक पत्रकार पिटाता है, दूसरा पिटाता है, तीसरे की पिटाई होती है तो पत्रकार बाहर निकल के आए, जनता पिटी जाती है तो जनता बाहर निकल के आए, ये तो देखना होगा। और साथ साथ इनके सिर पर किसका हाथ होगा ये भी देखना होगा, और तभी परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन तभी होता है। फैज अहमद फैज बहुत कुछ लिख करके गए हैं, और उसमें खासकर हम देखेंगे, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जब अगर हम देखेंगे, इतना खूबसूरत नज्म है, उसको अगर आप सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। और समय समय पर ये बातें उठती रही हैं और लोग इसे गुनगुनाते रहे हैं। और आप भी फैज अहमद फैज को गुनगुनाइए, पढ़िए और समझिए कि आखिर हमारे जो पिछले जो लेखक, शायर, कवि जो कह करके गए हैं वो क्यों कह कर गए। क्या तब का वक्त बहुत अच्छा था? क्या आज का वक्त बहुत बुरा है? ऐसा नहीं है, तब का वक्त भी बुरा था और तब का वक्त भी अच्छा था। आज का वक्त भी बुरा है और आज का वक्त भी अच्छा है। अच्छा बनाना आपका काम है, अगर बुरा है तो बुरे से अच्छा बनाना आपका काम है, और वही हम लोग रोज करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े रहे, आवेश तिवारी, पुष्परंजन जी और अमलेंदु जी। आप तीनों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग चर्चा के लिए बने रहे हमारे साथ। आप लोगों ने अपना वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं आप तमाम दोस्तों का, साथियों का, शुभचिंतकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। मोहम्मद अशरफ आलम हमारे साथ बने रहे, निजाम खान हमारे साथ बने रहे, सब अपनी अपनी बात रखते रहे। अशरफ आलम लिख रहे हैं कि लानत है ऐसे लोगों पर जो देश में सरेआम जाति और धर्म के नाम पर जहर घोल रहे हैं। ये सब भागवत सरकार और न्यायालय को क्यों नहीं दिख रहा है, सारे चुप क्यों हैं। फिर असलम कह रहे हैं कि मैं फैज के घर पाकिस्तान में मुशायरा पढ़ चुका हूं। राजीव जी, अरे वाह क्या बात है असलम चिश्ती जी, आप अगर फैज साहब के घर पर पहुंच करके मुशायरा पढ़ चुके हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कभी अगर दिल्ली आना हो तो मुलाकात कीजिए और हम भी आपके उस मुशायरे की जो बातें हैं उसको सुन करके और कुछ आपसे सुन करके हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। आफसा खान गुड नाइट कह रही हैं, और कोशिश करूंगा कि आप जब भी आइए तो मुलाकात कीजिए। और असलम चिश्ती जी और तमाम ऐसे साथियों जो कि अलग अलग ये बातें, चाहे फैज साहब हों, चाहे हबीब जालिब हों, या और भी कई ऐसे शायर हुए जिनका जिक्र बार बार आता है, अल्लामा इकबाल हैं, इन सब का जिक्र दोस्तों इसलिए आता है क्योंकि ये ऐसे हैं जो उत्साह भरते थे, जोश भरते थे लोगों में। ऐसी जनता में जब डरी हुई जनता बिल्कुल ही एक अलग तरह की स्थिति उत्पन्न की गई हुई जब जनता के बीच में, और उनके बीच जोश कौन भरेगा, तो जोश कवि भरते थे, शायर भरते थे। और ऐसे लोग, ऐसे कवियों को, शायरों को कई बार जेल की हवा खानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो अपने कलम को रोकते नहीं थे, लिखते रहते थे और आवाम तक अपनी आवाज, अपनी बात पहुंचाते थे, उनमें जोश भरने का काम करते थे। और वही है कि सब बुत उठवाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। हम देखेंगे जो फैज साहब ने लिखा है तो वही है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये सब आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और आज का कार्यक्रम जो है यहीं समाप्त करने का वक्त हो गया है। और दबंग बादशाह सर आप बहुत अच्छे हो लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। सुकुमार बनर्जी गुड नाइट लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं हमें। नसीम अहमद थैंक्स कह रहे हैं। तौसीफ राजा हैं, बनवारी मीना धन्यवाद कह रहे हैं। असलम धन्यवाद कह रहे हैं। फिर मोहम्मद इकबाल
गुड नाइट कह रहे हैं, देवेंद्र चटर्जी गुड नाइट कह रहे हैं, बनवारी मीना सरफरोशी लिख रहे हैं, और असलम चिश्ती कह रहे हैं अल्लामा इकबाल के मज़ार पर बहुत बार जा चुका हूं, बहुत सारी बातें आपसे सुननी है असलम जी, जब भी दिल्ली आइए तो बिल्कुल मिले। नसीम अहमद हैं, सीमा खातून थैंक्स कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब सीधे सोमवार को आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कल शाम 7 बजे हमारा कार्यक्रम घूमता हुआ आईना साप्ताहिक कार्यक्रम, उसे जरूर देखिए, और उसके अलावा हमारे तमाम कार्यक्रमों के साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए डीवी लाइव। और अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।